हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम गणित का सबसे प्रारंभिक बिंदु और मेरा यह पहला वीडियो जो गणित के मूल आधार से प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से गणित का पूर्णतः ज्ञान कराने का प्रयास करूँगा और इसमें सफल भी होऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे प्रारंभ करता हूँ अंकगणित का मुख्य बिंदु संख्या पद्धति या संख्याओं का ज्ञान। सबसे पहले ये जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है कि सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान हो। तो संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, उनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये हमारे लिए सबसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं ये ऐसी संख्याएं किनको कहते हैं, तो यहाँ इनका एक शॉर्ट परिभाषा मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। तो इसका सामान्य से अर्थ ये है। अब यहाँ जो ये जो चिन्ह है ये अनंत का चिन्ह है सर, इन्फिनिटी, अनंत। तो इसी में इसकी परिभाषाएं छुपी हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, इसमें इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से बनाते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और डैश डैश अनंत। तो ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो इसका सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो 1 है। यह इनको हम गिनती की संख्याएं जो भी कह सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो गिनती के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। लेकिन गणितीय दृष्टि से जो मुख्य परिभाषा उसकी ये होगी, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। क्रमबद्ध रूप से अनंत तक चलती है। दूसरे नंबर पे आती हैं पूर्ण संख्याएं। इनमें भी मुख्य विशेषता इसी परिभाषा से समझ में आ जाएगा। एक से अनंत प्राकृत थी। अब ये जो पूर्ण संख्याएं हैं वो हैं 0 से अनंत। अब इनकी परिभाषा भी इसी में छुपी हुई है कि ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर क्रमबद्ध रूप से अनंत तक चलती हैं उन्हीं संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये संख्याएं चलती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ दोनों में एक जो टॉपिक बनता है अपना, जो कंपटीशन लेवल का भी बनता है, हर प्रारंभिक की जो कक्षाएं हैं, कक्षा 6, 7, 8 उनके लेवल तक भी एक प्रश्न बनता है। जनरली भी प्रश्न बनता है कि जैसे प्रश्न आ गया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है 5, बी में दे रखा है 10, सी में दे रखा है 15 और डी में दे रखा है 20। तो जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि प्रारंभिक प्राकृत 5 संख्याएं है कौन सी, तो उनका सटीक जवाब हमारे पास कोई भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं और शुरुआत की 5 या प्रारंभिक की प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। तो हम यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं। तो प्रथम 5, तो पहले हमारे पास संख्या कौन सी दे रखी है, प्राकृत। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हुई 1, 2, 3, 4 और 5। जब हम इन सब का जोड़ करते हैं, अगला जोड़ पूछ रहा था योग क्या है, तो इनका योग क्या होगा, तो हम सब इन सब को जोड़ के हमारा जो आंसर आता है वो आंसर आता है सी। तो हम यहाँ ऑप्शन कर देंगे सी और ये हमारा सटीक और सही आंसर होगा। लेकिन अगर इसी प्रश्न को यहाँ प्राकृत की बजाय ये लिख देता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तब आपका आंसर ये न आकर आपको फिर से ये देखना पड़ेगा
कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिखा हुआ है, तो 5 प्रथम कौन सी ऐसी पूर्ण संख्या है जो 5 है, प्रथम 5, तो 0 1 2 3 4, तो ये प्रथम 5 संख्याएं हो गई। अब इनका टोटल योग आता है 10, तो इसका सही आंसर होगा बी। तो ये दोनों सटीक उत्तर देने के लिए कंपलसरी हो जाता है कि हमारे पास इनका ज्ञान होना अनिवार्य है। अब यहाँ महत्वपूर्ण जो दोनों में अंतर था वो अंतर ये है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। बाकी इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 लगा दें तो वही की वही पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि सभी में अगर हम 0 को शामिल करें तो 0 पूर्ण नहीं है। तो यहाँ दोनों में ये अंतर पाया जाता है। तीसरे नंबर की जो संख्याएं बनती हैं वो होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, अब इन संख्याओं की कोई डेफिनेशन में हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ से प्रारंभ होती हैं। कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी संख्याएं ऐसी भी हमारे सामने आती हैं जो माइनस की होती हैं या ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो उन ऋणात्मक संख्याओं की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? तो सबसे पहले पूर्णांक से पढ़ने से पहले मैं कुछ संक्रियाएं करना चाहता हूँ, जिससे हमारे गणित में मूलभूत संख्याएं या जो संक्रियाएं हैं संख्याओं की, वो जोड़, बाकी, गुणा और भाग, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 महत्वपूर्ण संक्रियाएं गणित में, अंकगणित में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये इन्हीं संक्रियाओं पर क्रिया होती है। तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जब हम दो संख्याओं का योग करते हैं, जैसे 3 + 2, आंसर आया 5, और अगर इन्हीं संख्याओं का क्रम बदल कर जोड़ते हैं, जैसे क्रम बदल कर जोड़ने का मतलब दूसरे स्थान की संख्या पहले स्थान पर, पहले स्थान पर कि दूसरे स्थान पर आ जाए, तो 2 + 3 करके देखते हैं तब भी आंसर 5 ही आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी संख्या का क्रम बदल कर योग करते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, सेम आंसर आ रहा है। अब दोनों स्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर बनता है कि 3 भी प्राकृत है और 2 भी प्राकृत है। तो प्राकृत से प्राकृत संख्याओं का जब योग किया तो निश्चित योग प्राकृत संख्या ही आई। लेकिन जब हम दूसरी संक्रिया करते हैं, जैसे 3 - 2, तब आंसर 1, लेकिन 2 - 3 करने पर आंसर 1 न आकर इसका आंसर -1 आएगा। तो ये जो संक्रिया हमने की उसका परिणाम ये हुआ, क्योंकि ये हम नेचुरल जानते हैं कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटाई जा सकती, लेकिन गणित में ऐसी संक्रियाएं हो सकती हैं, और हो सकती हैं तो उनमें जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक चिन्ह आएगा जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर आया -1। अब ये -1 ना तो प्राकृत है ना ये पूर्ण है, तो -1 को किस में रखा जाए? तो इस प्रकार से तीसरी संख्याओं का निर्माण हुआ या व्युत्पत्ति हुई, और उन संख्याओं का नाम दिया गया पूर्णांक संख्याएं। अब इनकी मुख्य विशेषता क्या है? इनकी मुख्य विशेषता है कि पूर्णांक संख्याओं के मध्य में 0 होता है, और मध्य से दाईं तरफ अनंत के रूप में क्रमबद्ध रूप से धनात्मक चलती हैं। दाईं तरफ ये संख्याएं धनात्मक और बाईं तरफ ये संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, और बाईं तरफ भी ये संख्याएं अनंत होती हैं। तो अगर हम इसकी शुरुआत ये करें कि अनंत से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्णांक हैं, जिनके मध्य में 0 होता है, तो मूल परिभाषा तो इसकी हो गई है। और मध्य में शून्य होने के बाद अब तक हमारे पास ये धारणा रही थी कि शून्य सबसे छोटा होता है, लेकिन ये एक धारणा थी जो मिथ्या है, क्योंकि शून्य से बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जो शून्य से भी छोटी होती हैं। तो सभी यहाँ हमारे पास निष्कर्ष ये निकला कि शून्य से पूर्व में आने वाली सभी की सभी संख्याएं शून्य से ही छोटी होती हैं। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि -7 और -13 में कौन बड़ा है? -7 और -13 में कौन सा बड़ा है? कौन सी संख्या बड़ी है? तो यहाँ हमें स्पष्ट दिख रहा है कि -13 बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है।
यहाँ माइनस के 7 बड़ी है। अब वो 7 बड़ी क्यों है? क्योंकि 7 जो है वो सबसे इसके निकट, शून्य के निकट ज़्यादा है, और 13 यहाँ से बिल्कुल ज़्यादा दूरी पर है। तो इस माइनस की जो संख्या स्पष्ट रूप से जो छोटी दिखाई देती है वो वास्तव में छोटी नहीं होती, बल्कि उस छोटी संख्या बड़ी संख्या से छोटी होती है। तो ये विशेष ध्यान रख लेंगे, माइनस की सभी संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं, और जब दोनों संख्याओं की तुलना की जाती है तब माइनस की संख्या वो बड़ी होती है जो दिखने में छोटी दिखाई देती है। तो जैसे -7 और -13 में से बड़ी संख्या -7 होती है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को समझेंगे तो हमारे पास फिलहाल आज हमने जो पढ़ा वो 3 प्रकार की संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, जिसमें 2 संख्याएं हमने करके देखी क्रम बदल के, और परिणाम निकला कि तीसरे प्रकार की जो संख्याओं का निर्माण हुआ वो पूर्णांक संख्याएं किसके कारण से? घटाने की क्रिया के द्वारा, घटाने की संक्रिया के द्वारा पूर्णांक संख्याओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक, याद रखना ये जो शून्य से पहले या बाएं हाथ की तरफ या लेफ्ट हैंड की साइड में माइनस की चलेंगी, और इस राइट हैंड साइड की तरफ में धनात्मक, यानी ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक। शून्य से ऐसी संख्याएं जो शून्य से दाईं तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक होती हैं और अनंत दूरी तक चलती हैं, ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। इनका ज्योमेत्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो आगे चल के हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो अगली संक्रिया, गुणा और भाग और उनके द्वारा जो बनी हुई सभी संख्याएं हैं, जैसे दशमलव संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई और उनको किस प्रकार से किया जाता है और उनकी परिभाषा क्या है, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।